हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने साइंस एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके 4 लेक्चर जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज जो हमारा ये है 5 नंबर का लेक्चर है जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो ये लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो सबसे पहले हम जो है जानते हैं कि पृथक्करण होता क्या है। किन्हीं 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। जैसे कि गेहूं से हम जो है कंकड़ और भूसे को अलग करते हैं, जल से नमक को पृथक करते हैं। तो इस लेक्चर में हम जो है पदार्थों के पृथक्करण की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। हम जो है हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जिनसे हम प्रतिदिन जो है पदार्थों को पृथक करते रहते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते हैं। चाय बनाते समय जो हम जो चाय की जो पत्तियां हैं उनको द्रव से जो छलनी है उसके द्वारा पृथक करते हैं। और शस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए हम दूध या दही का क्या करते हैं? मंथन करते हैं। इसी प्रकार जो है हम कपास से हैं जो रेशों और बीजों को अलग करने के लिए कपास को ओटते हैं। और कभी कभी हमने जो है पोहा बनाते हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हम जो मिर्च मसाले और ये सब डालते हैं। तो हम जो है मिर्च को भी उन पोहों से पृथक करते हैं। तो ये सब जो है पृथक्करण की कुछ सामान्य विधियाँ हैं। तो कल्पना कीजिए एक टोकरी में हमें जो है आम तथा अमरूद भर कर दे दिए जाते हैं और उनको अब हमें क्या पृथक करने के लिए बोल दिया जाता है। तो हम जो है आसानी से जो एक प्रकार के फल यानी आम को उठाकर हम दूसरी टोकरी में रख देते हैं तो उनको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। ये पृथक्करण का एकदम आसान तरीका है। परंतु ऐसा करना हर एक जो पृथक्करण की चीज़ है उनके लिए ठीक नहीं होते। जैसे कि आम व अमरूद जो है माप में बड़े तो उन्हें हमने हाथ से आसानी से उठाकर उनको पृथक कर दिया। अगर जो हमें रेत व नमक का मिश्रण दे दिया जाए तो क्या हम इन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इनको हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचना भी क्या है, असंभव सा लगता है। तो हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसके अंदर हमें जो है 3 कॉलम दिए गए हैं। उसमें एक तो है पृथक्करण का प्रक्रम और दूसरा है उद्देश्य जिसके लिए हम जो है पृथक्करण करते हैं और तीसरा है कि पृथक किए गए अवयवों का हम क्या करते हैं। तो पहले में हमें दिया गया है चावलों से पत्थरों को पृथक करना। तो चावलों से पत्थरों को पृथक करते हैं तो फिर हम उन पत्थरों का क्या करते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है कि अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। जो पत्थर थे वो चावलों में क्या थे? अनुपयोगी थे, इसलिए हमने उनको दूर कर दिया। तो सेकंड है कॉलम है वो इसके अंदर सही है। और पृथक्करण की गई अशुद्धियों का अब हम क्या करते हैं? हम जो है ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। तो ये 3rd कॉलम है, उसका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो जो मक्खन है उससे दूध प्राप्त हम किस उद्देश्य से करते हैं? 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करने के लिए। मक्खन तथा जो छाछ है वो दोनों ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो जो सेकंड है उसका फर्स्ट इसके अंदर आएगा। और जो हम पृथक किए गए अवयव का क्या करते हैं? तो हम जो है दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो 3rd का 3rd इसके अंदर आएगा। चाय की जो पत्तियां हैं उनको पृथक करना। नेक्स्ट हमारा है चाय की पत्तियों को पृथक करना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। अब इन अशुद्धियों का हम क्या करते हैं? पृथक की गई अशुद्धियों का जो हमें इनको फेंक देते हैं। तो पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के माप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव्य या गैस भी हो सकते हैं। तो उनको अलग करने के लिए हमारे पास जो है विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं। तो पृथक्करण की विधियाँ, तो सबसे पहले हमारे पास है हस्तचयन।
हस्तचयन को समझने के लिए हम जो है एक क्रियाकलाप करते हैं। हम दुकान में जाते हैं और जो अनाज का एक पैकेट है उसको खरीदते हैं और अपनी कक्षा के अंदर लेकर आते हैं। अब जो है इस अनाज को हम कागज़ की शीट या फिर अपनी टेबल पर इसको फैला लेते हैं। अब जो हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है अनाज होते हैं तथा इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न के कण तथा अन्य खाद्य कण भी इसके अंदर होते हैं। अब इनको जो है हम पत्थरों के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को क्या करते हैं, पृथक करते हैं। हस्तचयन की इस विधि का जो उपयोग है, हम गेहूँ, चावल तथा दालों से जो है कुछ बड़े मिट्टी के कणों को पृथक करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा जो है प्राय बहुत कम होती है और ऐसी स्थिति में जो है हस्तचयन है वो उनके द्वारा पदार्थों को पृथक किया जाता है। तो ये थी हमारी हस्तचयन विधि। और नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग विधि क्या होती है, इसका उपयोग जो है मुख्यतः जो है खेतों में फसलों के लिए उनसे जो है अनाज के कण हैं उनको पृथक करने के लिए किया जाता है। तो हमने जो है क्या अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की जो सूखी डंडियों के गट्ठर देखे हैं। डंडियों से जो है अनाजों को अलग करने से पहले उन्हें क्या धूप में सुखाया जाता है और जो प्रत्येक डंडी है उनसे क्या होते हैं, अनकण चिपके हुए होते हैं। खेतों में रखे इन सैकड़ों गट्ठरों से जो है चिपके हुए जो अन्न के कण हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कृषक अन्न कणों की डंडियों से इतने जो गट्ठर है उनसे अनाज कैसे पृथक करते होंगे भी। अनाजों आमों तथा जो अमरूद है उनको वृक्षों से तोड़ना तो आसान होता है क्योंकि ये जो मात्रा में बहुत कम होते हैं और ये कम भी होते हैं और ये जो है आकार में बड़े होते हैं, तो इनको तोड़कर डाली से आसानी से तोड़कर अलग कर सकते हैं। परंतु जो अन्न के कण होते हैं वो डंडियों से चिपके हुए होते हैं, उनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है और जो ये माप में भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इनको हाथ से जो है अलग नहीं किया जा सकता है। तो डंडियों को अन्न अथवा अनाज कणों से पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो थ्रेसिंग कहलाती है। इस प्रक्रम में जो है डंडियों को पीटकर अनाज कणों से जो है पृथक किया जाता है। तो और कभी कभी जो है थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से भी किया जाता है। और अगर अत्यधिक मात्रा में जो है अन्न कण हो तो उनको डंडियों से पृथक करने के लिए जो है थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो व्यक्ति है वो पत्थर पर पीटकर अनाज के जो कण हैं उनको इन्हें डंडियों से अलग कर रहा है। नेक्स्ट है हमारी निष्पावन विधि। फ्रेंड्स, ये विधि जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो सूखे रेत या बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण जो है हमें बनाना है। अब इस मिश्रण को क्या करना है, हमें किसी प्लेट या फिर समाचार पत्र पर रखना है और इस मिश्रण जो है इन दोनों अवयवों को आसानी से पृथक है। क्या हम इसको आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या ये दोनों अवयव जो अन्न कणों का माप जो है वो समान है? क्या इसको हम हस्तचयन से पृथक करना संभव है? तो बिल्कुल नहीं। तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए, अब इस मिश्रण को जो है हम खुले मैदान में ले जाते हैं तथा किसी ऊंचे या समतल स्थान पर हम जो है खड़े हो जाते हैं। तो मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर हमें रखना है और प्लेट अथवा समाचार पत्र पर जो मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हम जो है अपने कंधे तक ले जाते हैं और समाचार पत्र या फिर प्लेट को थोड़ा सा तिरछा पकड़कर उसको नीचे अनाज के कण हैं उनको धीरे धीरे से जो है नीचे गिराते हैं। और अब क्या होता है, ये जो दोनों अवे हैं रेत या बुरादा या फिर जो सूखी पत्तियां हमने ली है एक ही स्थान पर गिरते हैं या फिर ये जो अवे हैं वो दूर दूर गिरते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अनाज के कण हैं वो क्या गिरेंगे, पास में गिरेंगे और जो हल्के कण हैं वो हवा के साथ उड़कर वो जो है दूर गिरते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि जो है वो निष्पावन कहलाती है। तो निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग जो है हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। भूसे से जो हल्के कण हैं वो पवन के साथ उड़कर क्या हो जाते हैं, दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि जो भारी अन्न कण हैं वो पृथक होकर निष्पावन द्वारा प्लेटफार्म के पास गिर जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो ये दोनों जो कण हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी विधि है चालन विधि।
तो चालन विधि है जो वह कभी कभी जो हमें जो है आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, तो हम उसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य शुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम जो है छलनी का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं तथा इसको हिलाते हैं, जिससे आटे के जो छोटे कण हैं वो छलनी के जो छिद्र हैं उनसे बाहर निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी शुद्धियाँ हैं वो छलनी के अंदर ही रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूँ को पीसने से पहले उन्हें उनके पत्थरों तथा भूसों जैसे शुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूँ की जो बोरियां हैं उनको एक तिरछी छलनी पर डाला जाता है। तो चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो है निष्पादन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूँ में रह जाते हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। आपने जो है इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण के निर्माण वाले स्थानों पर देखा होगा, जहाँ रेत से कंकड़ को पृथक करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि कक्षा में एक चलनी यानी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से जो है शुद्धियों को पृथक कीजिए। अब जो चाक का पाउडर बनाइए तथा इसे आटे में मिला दीजिए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। अब हम जो है चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चौक का पाउडर और जो आटा है उसका माप समान होता है, तो उसको हमें पृथक नहीं कर पाते हैं। चालन विधि का उपयोग जो है वो मिश्रण के दो ऐसे अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिनके मापों में अंतर होता है। तो अब हमारी नेक्स्ट विधि है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन के द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल, अगर उन पर धूल चिपकी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले हम इनके शुद्धियों को दूर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पकाने से पहले हम चावल तथा जो दालें हैं उनको जल से धोते हैं। तो इनको जब हम जल से धोते हैं तो क्या होते हैं, इनके साथ चिपकी हुई जो धूल या शुद्धियाँ होती है वो धूल शुद्धियाँ या जो मिट्टी के कण होते हैं वो जल के साथ घुल जाते हैं, जिससे कि जो जल है वो हमारा मटियाला सा हो जाता है। अब जो है बर्तन के अंदर ये जो हमने दाल या फिर चावल लिए हैं वो जो भारी होने के कारण जल के पेंदे में बैठ जाते हैं और ये जो शुद्धियाँ होती हैं वो जल में घुल जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम बर्तन को थोड़ा टेढ़ा करके जल को बाहर निकाल देते हैं। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के जो प्रक्रम है उसको हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को जो है मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तारण कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जब हमने चावल यानी चावल या फिर दाल लिया था तो उसको पानी के अंदर धोया था, तो उसके बाद जब हमारे चावल या दाल जो है वो बर्तन के पेंदे में बैठ गए थे, तो ये प्रक्रिया क्या थी, ये प्रक्रिया अवसादन थी। अब हम जो है जल के अंदर इनके शुद्धियाँ घुल गई, मिट्टी या धूल के कण इनके अंदर आकर जो जल मटियाला हो गया। अब हम जो है इसको बगैर हिलाए इसके जो प्रक्रम हमने किया है इसको बिना हिलाए जल को मिट्टी से ही तो हम बाहर उड़ेल रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम निस्तारण कहते हैं। तो ये सिद्धांत जो है ऐसे द्रवों से जो है मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल जो है वो भी आपस में जो है मिश्रित नहीं होते हैं। इनको जब जो तेल है उनको जब जल में डाला जाता है और उनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो पृथक से एक परत जो है जल की सतह पर तेल की बन जाती है और अब हम उन्हें आसानी से जो है में पृथक कर सकते हैं। इसकी ऊपरी सतह को जो है हमें निस्तारण के द्वारा पृथक कर सकते हैं। फिर से ठोस तथा द्रवों के किसी मिश्रण पर हमें जो है विचार करना है। तो जो है चाय तैयार करने के बाद हम जो है चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, तो हम जो है इसके लिए निस्तारण विधि को अपनाते हैं। तो इसके बाद इससे हमें जो है कुछ सहायता तो मिलती है, परंतु फिर भी इसके अंदर चाय की कुछ जो पत्तियां हैं वो शेष रह जाती है। अब जो इस चाय की पत्तियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम छलनी का उपयोग करते हैं। छलनी यानी फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को हम निस्यंदन कहते हैं।
चाय से जो चाय की पत्तियां हैं उनको पृथक करने के लिए निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि जो है वो ज़्यादा अच्छी है? तो निस्यंदन विधि जो है इसके लिए ज़्यादा अच्छी है। अब हम जो है अपने उपयोग में आने वाले जल के जो है उदाहरण पर विचार करते हैं। अब हम जो है सभी को हर्ष में जो पीने के पानी है वो सुरक्षित जल मिलता है। कभी कभी जो है नालों से गंदला जल भी प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। तो अब हम जो है जल से इन अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो अब इसको है एक एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो हम जो है तालाब या नदी से कोई जो है पंकिल जल लेकर आते हैं। यदि यह न मिल सके तो हम क्या करें, एक गिलास के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसको हिला देंगे। अब इसे आधे घंटे के लिए हम जो है इसको छोड़ देते हैं। जल का जो हम है सावधानीपूर्वक परीक्षण करते हैं। और एक गिलास की जो तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है, हम देखते हैं कि गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? तो हमने इस प्रक्रम को क्या कहा था? इस प्रक्रम को कहा था अवसादन। जब जो भारी कण जो है पेंदे में बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा करके हम जो है इसकी ऊपरी सतह से जल को दूसरी गिलास में हम डाल देते हैं। तो इस प्रक्रम को अब हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे निस्तारण। कि निस्तारण के द्वारा हमने जो है जल है उसको अलग कर लिया है। दूसरे गिलास का जल अब किसी भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है। अब इससे जो है हम निस्यंदन या फिर चाय की छलनी से यह कार्य हम करते हैं। आइए कपड़े की सहायता से ये निस्यंदन करने का हम प्रयास करते हैं। कि कोई जो कपड़ा होता है वो उस पर बुने हुए दागों के बीच में जो है छोटे छोटे रंध्र होते हैं और कपड़े से इन्हीं छिद्रों का उपयोग हम निस्यंदक के रूप में करते हैं। यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्थर द्वारा निस्यंदित किया जा सकता है, जिसमें भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं। तो इस प्रकार हम जो है निस्यंदन और हमने जो अवसादन, निस्यंदन और इन प्रक्रमों के बारे में पढ़ा। अब हम जो है वाष्पन के बारे में पढ़ते हैं। बीकर में जो है हम कुछ जल लेते हैं। जल को अब हम जो है उबालने के लिए रख देते हैं। अब जो है निरंतर हम इसको गर्म करते हैं और जो संपूर्ण जल है हमारा वो क्या होता है? भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। अब जो दूसरे बीकर में हम जो है जल में 2 चम्मच नमक डालकर इसको हम अच्छी तरह से हिला देते हैं और जो है हम इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं। और बाद में हम देखते हैं कुछ देर हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो है जल जो है हमारा वाष्प बनकर उड़ जाता है और जो बीकर है उसके पेंदे में नमक हमारा शेष रह जाता है। तो जल उबलकर उड़ जाता है और बीकर में हमारा क्या बचता है? नमक बच जाता है। इस क्रियाकलाप में हमने जो है मिश्रण से जल तथा जो नमक है उनको पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया को उपयोग में लिया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है हमारी वो क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया वहाँ निरंतर होती रहती है। हम अपने घरों में भी देखते हैं कि हम जब कपड़े जो है उनको धोकर सुखा देते हैं तो सुखाते हैं तो कुछ समय के बाद वो सूख जाते हैं। तो वो जो जल है वो कहाँ चला जाता है? वो वाष्पन के द्वारा उड़ जाता है। अब जो है समुद्र जो है उसमें अत्यधिक समुद्र से हम किस प्रकार जो है नमक को प्राप्त करते हैं, हम अब उसके बारे में देखते हैं। कि समुद्र में जो है वो अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं और इन लवणों को जो है इनमें एक साधारण नमक होता है। जब हम समुद्र से जो है बड़े बड़े उथले गड्ढों में जल भरकर छोड़ देते हैं तो सूर्य की गर्मी के कारण जो हमारा जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा धीरे धीरे जो वाष्प बनकर उड़ जाता है और कुछ समय के बाद जो सारा जल है वो हमारा वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे शेष रह जाते हैं। और इन मिश्रणों को शोधन के द्वारा हम जो है नमक प्राप्त करते हैं। तो पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। पृथक्करण में हम जो है कभी कभी एक विधि के द्वारा हम अशुद्धियों को पृथक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें पृथक्करण की एक से अधिक विधियों को काम में लेना पड़ता है। तो हम इसको जो है एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अगर हम जो है रेत और नमक का एक मिश्रण बना लेते हैं, अब इसमें हम जो जल भी डाल देते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या हुआ? रेत, जल और नमक हो गया इस मिश्रण के अंदर। तो हम इनको अलग अलग विधियों के द्वारा पृथक करते हैं क्योंकि इसको हस्तचयन के द्वारा पृथक करना तो संभव है नहीं।
तो अब हम क्या करते हैं, इस मिश्रण को जो है एक बीकर के अंदर डालते हैं और कुछ समय तक जो है इस जेल को हिलाकर उसको रख देते हैं। और इसके बाद जो है बीकर को कुछ समय के लिए हम एक और रख देंगे। अब आप क्या देखते हैं कि रेत जो है वो तली के अंदर बैठ गई है। और अब हम क्या करेंगे, निस्तारण विधि के द्वारा जो है जल जो है जिसके अंदर नमक घुला हुआ है उसको दूसरे किसी बीकर के अंदर इसको ले लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, अब जो मिश्रण हमें जल का प्राप्त हुआ है, जल तथा नमक उसके अंदर शेष है। अब इस जल से नमक को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अब जो ये हमारा जो जल है नमक मिला हुआ, उससे हमें नमक को पृथक करने के लिए इस बीकर को हम गर्म करते हैं। इसको गर्म करने के लिए हम किसी गैस पर रख देते हैं और जो गर्म करने या फिर किसी केतली के अंदर हम इसको रख देते हैं। तो और केतली का जो ढक्कन है वो हमें बंद कर देते हैं। तो कुछ समय के बाद जो केतली से जो जल है वो भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। अब केतली की टोंटी पर जो है भाप निकलनी शुरू हो जाती है। तो केतली की जो टोंटी है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है एक प्लेट लगा देते हैं और उसके ऊपर बर्फ़ रख देते हैं, जिससे कि जो हमारी भाप है वो उस प्लेट से टकराएगी और जो बर्फ़ के कारण ये ठंडी होकर किसी दूसरे बीकर के अंदर पानी में बदलकर गिर जाएगी। जो केतली से जो सारा जल है वो भाप में बदलने, इस प्रकार हम भाप में बदलने देते हैं। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई जो प्लेट है उसके संपर्क में आती है तो ये संघनित होकर द्रव में बदल जाती है। प्लेट के नीचे हम नीचे की ओर जो है बूंद बूंद होकर नीचे की ओर जल जो है संघनन के नीचे गिरने लगता है। जल वाष्प की इस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर के लिए उबाला है उसको कभी उबाला था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? तो बिल्कुल हमने ये देखा है कि जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर जो केतली के पीछे क्या छूट जाता है, जल जो है वाष्प बनकर जो है जल में वापस परिवर्तित हो रहा है संघनन की विधियों के बाद। तो केतली के अंदर जो शेष है वो नमक हमारा बच जाता है। तो इस प्रकार हम जो है वो इन विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जो है अलग अलग विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्या जल में किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घोल सकते हैं? तो अब हम इसको है एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। एक चम्मच जो है नमक इसमें डालकर इसको विलोडित करते हैं जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। अब फिर से एक चम्मच जो है घुलने के बाद फिर से एक चम्मच हम नमक इसमें डालकर फिर से हम इसको विलोडित करते हैं। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके हम जो है नमक को मिलाते जाते हैं उसके अंदर और विलोडित करते जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात जो है कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या होता है, हम पाते हैं कि जो एविलेन नमक है वो शेष बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस विलेन में जो है और अधिक मात्रा में नमक है नहीं घुलेगा। अब ये जो विलेन है वो संतृप्त विलेन बन चुका है। यह एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने जो है रेत में अधिक मात्रा में नमक मिलने पर पुनः प्राप्ति का प्रयास किया। कदाचित नमक की मात्रा जो है संतृप्त विलेन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेन नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी जो है समस्या उसको हल कर सकती है। तो कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जो है हम जल की उसी मात्रा को संतृप्त विलेन बनने से पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए अब हम इसको जो है एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं फिर से कि बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसे तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें जो है नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल से संतृप्त विलेन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलेन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, बीकर की तली में नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ
तो यह एक विलेन जो कि गर्म करने पर इसमें और अधिक मात्रा में नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलेन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? तो यह क्रियाकलाप हमें सुझाता है कि गर्म करने पर जो नमक है उसकी अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप है हमारा कि 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप जो है पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और जो है उसे तब तक लोडित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। एक चम्मच नमक की मात्रा विलेन संतृप्त होने तक डालते रहिए। नमक में जो चम्मचों की संख्या जो है उसको जो घोली गई है उसको सारणी में जो है नोट करते जाइए। अब इस क्रियाकलाप में जो है चीनी के साथ दोहराइए। आप इनको जो है जल के विलेय अन्य पदार्थों के साथ भी दोहरा सकते हैं और सारणी में इसकी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो है पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा है कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलेन बनता है। यदि विलेन में और पदार्थ न घुल सके तो ये संतृप्त विलेन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस जो चैप्टर है उसका सारांश देखते हैं कि हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसे और पत्रों को हस्तचयन के द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज से भारी बीजों से निष्पावन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण में कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण जो है वो तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि के द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, थोड़ा और भी बाकी है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग जो है द्रवों में घुले ठोसों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जिस विलेन में कोई पदार्थ और अधिक मात्रा में न घुल सके तो उस पदार्थ को हम संतृप्त विलेन कहते हैं। किसी पदार्थ के विलेन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल जो है विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा और अपनी जो राय है आप कमेंट सेशन के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू।